जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। तो आज ही एक नए निकाय का गठन हुआ है जिसका नाम है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में थोड़ा जाना भी होगा, जिसको कहा गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, CET। याद रखिएगा, CET ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि हुआ क्या है। इस बार स्टार्टिंग में साल के 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एक आम बजट पेश किया। भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि नॉन गजेटेड सरकारी पदों में भर्ती के लिए, सरकारी बैंक में भर्ती के लिए अब ही एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियां अब एक ही परीक्षा से आयोजन उनका होगा। यानी जो अभी फ़िलहाल हैं वो 3 परीक्षा हैं, याद रखिएगा। RRB, IBPS और SSC 3 है ये, इनका आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि इसमें अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, लेकिन अब इनका क्या होगा कि इन परीक्षा का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी, NRA। ठीक है, ये क्या है कि एक संस्था है जो देश में होने वाली नॉन गजेटेड बैंकों व क्लर्क के पदों समेत अन्य सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए एक परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन होगा। ठीक है, एक निकाय होगा, उसके अंतर्गत ये 3 परीक्षाएं होंगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, और मैं इसके बारे में थोड़ा आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें क्या है, देखो, इसमें इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, दोनों है। यानी अगर CET आएगा तो उसका बेनिफिट भी है और उसका दोनों साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे, आइए जान लेते हैं। देखिएगा, मान लो एक निकाय का गठन हुआ, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ठीक है, वो क्या है कि वो एक एग्ज़ाम कराएगी प्री लेवल का, यानी स्क्रीनिंग प्री लेवल का, एज लाइक CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी ये 1 साल में 2 बार होगा। यहाँ से आप पूरा समझ लेगा, पीछे का अगर आपने समझा भी नहीं तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ आप स्टार्टिंग से ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या चाहते हैं और कैसे होगा आगे। तो यानी 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, 2 टाइम्स इन ए ईयर, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 लेवल के एग्ज़ाम हो सकते हैं आप, 10th से, 12th से और स्नातक से। यानी 1-2, 10th के 2 हो गए 1 साल में, 12th के 2 और स्नातक के 2, यानी कुल मिलाकर आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए आपके 100 में से पहले वाले में 90 आए, ठीक है, दूसरा दिया आपने तो 100 में से 85 आए, यानी प्री लेवल की बात कर रहे हैं। एच लाइक के मान लीजिए आप टीचर के लिए आपने जैसे कि शुरू में यूपी टेट और फिर उसके बाद सुपर टेट, इसी हिसाब से आप मान कर चलेगा। अब देखिए इन एग्ज़ाम में क्या होगा कि जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा, मान लीजिए आपके 95 आए, यानी हाईएस्ट स्कोर ही ऐड होगा। मैक्सिमम ईयर में आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बेनिफिट है इसका, याद रखिएगा कि 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, आपकी मान्यता उन्हीं नंबरों की होगी। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें IBPS और रेलवे SSC 3 एग्ज़ाम, याद रखिएगा कौन कौन से 3 एग्ज़ाम हैं। इसमें तीनों की अलग अलग उम्र है, लेकिन अभी इसमें नियम नहीं बने हैं उम्र के, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी उम्र की अभी सीमा तय नहीं हुई है। बाकी आपको जैसा कि जानते हैं, रेलवे में लगभग 26 है, SSC में कुछ 30 के हैं, 25 के हैं, 26 के हैं, और ऐसे ही हमारा कुछ एग्ज़ाम है जो IBPS के 26-25 इस हिसाब से। लेकिन अभी तक इसका कोई भी एक निश्चित उम्र सीमा तय नहीं की गई है, तो लगभग इसमें भी आने वाले समय में रूल्स बनेंगे, तो रूल्स में डेफिनेटली टाइम लगेगा। एक इसमें स्कोर कार्ड होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि 3 साल में तक, यानी 3 साल तक, याद रखें 3 साल तक मेरिट में आप रह सकते हैं। कितने नंबर लाए, 95 लाए, 90 लाए, तो वो 3 साल तक आपका वैलिड होगा। अब देखिए इससे नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। यानी SSC CPO जो अभी हाल ही में 2020 में दिल्ली पुलिस हो गया, 2020 में SSC CSSL हो गया, SSC CGL हो गया, ये NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, तो ये जो एग्ज़ाम होंगे सेम पहले की तरह ही होंगे। यानी अभी जब नियम नहीं बने हैं, उम्र सीमा तय नहीं हुई, तो अभी इनमें आने में भी इसका समय लगेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम निकल गए हैं और कुछ समय बाद निकलेंगे, 2020 के जो एग्ज़ाम होंगे वो पहले के तरीके से होंगे। यानी आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप आने वाले कुछ समय में और ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आप इन एग्ज़ाम में अच्छे से मेहनत कर सकें। और जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं अलग तरीके से, DRDO कराती है। यानी कुल मिला के जो 2020 में जो भी वैकेंसी आएंगी वो उसी लेवल पर उनके एग्ज़ाम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बेनिफिट क्या है,
जैसे कि आप बार बार एग्ज़ाम देते हैं तो एक आपका खर्च ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये निकाय गठित होता है तो आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आने जाने का ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं हो। इस टाइप से आप देख सकते हैं इसका बेनिफिट भी है, लेकिन हम तब तक इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते तब तक इसके नियम नहीं बनेंगे। अभी इसके नियम भी बनेंगे और इसमें समाधान होगा, तो वो मैं आपको आने वाली अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द CET, कभी इसको ही लेकर बैठ जाएं। आपको अपने मेनली फोकस करना है एग्ज़ाम पर, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके बारे में। जैसे कि इसमें अगर बात करें तो इसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम ग्रुप C, D के आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के रूल चेंज होंगे एक निकाय के द्वारा। लेकिन अब आप देखते हैं जो ग्रुप A, ग्रुप B होती है, जैसे गजेटेड जो हमारे ऑफिसर होते हैं, इसमें नॉन गजेटेड है और इसमें गजेटेड। तो इसमें क्या डिफरेंट है कि ये तो जो हमारे IAS लेवल के होते हैं ग्रुप A, ग्रुप B, लेकिन जो ग्रुप C, D के होते हैं वो नॉन। तो ये इसके लिए रूल्स बने हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको मेनली फोकस उस पर रखें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ चेंजिंग भी हो सकते हैं जिससे हमारे नुकसान और फ़ायदे दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमें मेनली क्या करना है, फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए एग्ज़ाम में। मैं आपको अभी से ही दिल से शुक्रिया, और यहाँ तक कि मैं आपको ये चाहता हूँ दिल से कि आप भी हर एग्ज़ाम में बेस्ट करें, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।